हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि वालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम शांति शिक्षा एवं सतत विकास आपका पेपर नंबर 8 यहाँ पर 25 नंबर का आपका पेपर आता है और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को फटाफट से बहुत तेजी के साथ कवर करने वाले हैं और 100 प्लस आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं चैप्टर वाइज। सबसे बड़ी इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर आपको इस मैराथन क्लास में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे और साथ ही साथ उसमें प्रीवियस पेपर इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो जितने भी पहले उस चैप्टर से प्रश्न बन चुके होंगे एमसीक्यू में वो सभी इंक्लूडेड है और साथ ही जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो भी इसी में ही इंक्लूड किए गए हैं। तो बहुत ही तेज़ी के साथ आपको ये 100 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ मैं। और दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहीं से आपको आपके प्रश्न देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं आपकी महामैराथन क्लास की। महामैराथन इसलिए कहा गया है क्योंकि पूरे सब्जेक्ट एक साथ हम फिनिश कर रहे हैं एमसीक्यू की फॉर्म में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देर किस बात की। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला अध्याय है शांति शिक्षा एवं भारत जीवन मूल्य। शांति शिक्षा एवं भारत जीवन मूल्य। तो यहाँ इस चैप्टर से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन होंगे उन सभी को हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या है आपके सामने। शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है, शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है क्या? इनमें से चारों ऑप्शन में से एक का चुनाव करना है। आपका प्रीवियस पेपर में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया। जल्दी से आंसर करिए, क्या होगा सही जवाब। तो दोस्तों, शांति शिक्षा के लिए समस्त विषयों की कक्षा, जो शांति शिक्षा है वो सभी विषयों की कक्षा में दी जा सकती है। ठीक है, अलग से इसके लिए कोई कक्षा की व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ना ही हिंदी विषय की कक्षा उपयुक्त होगी और संस्कृत विषय की कक्षा उपयुक्त होगी। इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है शांति शिक्षा। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न आपके पास है शांति के लिए शिक्षा। दोस्तों, इसको आपको टेस्ट की तरह लेना है। आप जितना हो सके सही आंसर लगाने की कोशिश करिएगा और आपके सामने अगर कुछ नए प्रश्न आते हैं तो उनको याद करने की आप लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप सभी तैयार है? फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए आपके। शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्य, दृष्टिकोणों और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है। क्या कहा गया है कि शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोण और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक होते हैं। तो बताइए इसमें आपके अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पर सही जवाब। तो दोस्तों, शांति शिक्षा जो है सबसे ज़्यादा प्रकृति और मानव जगत के बीच सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करिए। ये भी प्रीवियस पेपर में पूछा गया प्रश्न है इसी चैप्टर से। निम्नलिखित में से कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है? तो न्याय, अहिंसा एवं करुणा, मस्तिष्क का खुलापन, हिंसा एवं विवाद। तो इनमें से शांति की अभिवृत्ति नहीं है, ऐसे आपको चुनाव करना है। तो देखिए, न्याय तो है, अहिंसा और करुणा भी है, मस्तिष्क का खुलापन भी होना चाहिए शांति के लिए, लेकिन हिंसा और विवाद की आवश्यकता नहीं होती। यही इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण कौशल के चरण होते हैं कौन कौन से? तो संप्रेषण कौशल के सभी चरण है, प्रस्तुतिकरण, सक्रिय श्रवणता और समझौता वार्ता, ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य वह है जो मानव इच्छा की तुष्टि करे। ठीक है, जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, संतुष्टि करे, मूल्य वही है। तो यह कथन किसका था दोस्तों? यह कथन आपका था ऑगबर्न का। ठीक है, ऑगबर्न का ये कथन था। इसके साथ ही वैयक्तिक कौशल के चरण होते हैं कौन कौन से? आत्मानुशासन, सहयोग, अनुकूलन या ये सभी। तो यहाँ पर आपका ये सभी होते हैं। ठीक है, ये सभी व्यक्तिगत कौशल के चरण होते हैं, आत्मानुशासन, सहयोग, अनुकूलन। ठीक है, सातवां प्रश्न आपके सामने है, समाज के सदस्यों के मध्य
होने वाली सामाजिक अंतःक्रिया को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है? समाज के सदस्यों के मध्य होने वाली सामाजिक अंतःक्रिया को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर है 5 आधार पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीवन में शांति हेतु क्या उपाय आप अपना सकते हैं? उचित शिक्षा तंत्र या उचित सामाजिकरण या पाठ्य सहगामी क्रियाएं? तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, ऑप्शन नंबर डी लॉक किया जाता है, यही इसका एक्यूरेट आंसर होगा। 9 क्वेश्चन है, वैल्यू शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ है? जो वैल्यू शब्द है, ठीक है, जिसको हम अगर हिंदी में इसका मतलब जाने तो मूल्य, ठीक है, तो इस वैल्यू शब्द का उद्भव कौन सी भाषा से हुआ है? यहाँ आपसे यही पूछा है, तो लैटिन भाषा से हुआ है। इसी के साथ शांति के लिए छात्रों में किन कौशलों का होना आवश्यक है? शांति के लिए छात्रों में किन कौशलों का होना आवश्यक है? संप्रेषण कौशल, चिंतन कौशल, वैयक्तिक कौशल या फिर ये सभी? तो बिल्कुल ये सभी। बहुत सही आंसर किया आप सभी ने, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन शैली में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विकसित मूल्य है? वैज्ञानिक मूल्य, पर्यावरणीय मूल्य या दोनों या इनमें से कोई नहीं? जीवन शैली में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विकसित मूल्य इनमें से क्या है? तो ये दोनों हो जाएंगे गाइस, ठीक है, वैज्ञानिक मूल्य भी और पर्यावरणीय मूल्य भी। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, प्रीवियस पेपर में पूछा गया है, बहुत अच्छा है। तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है, क्या पूछा है? नहीं है पूछा है, तो बताओ कौन सी नहीं है? सामाजिक सरोकार, व्यायाम करना या परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना या सदैव चिंताग्रस्त रहना? तो नहीं पूछा है। हम तनाव प्रबंधन के लिए ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन सदैव चिंताग्रस्त रहेंगे तो तनाव प्रबंधन कहाँ कर रहे हैं? और भी ज़्यादा तनाव में पड़ रहे हैं। तो 12वें का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमने एक चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास शुरुआत होती है। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया है कि हैबिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? बताइए, हैबिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई है? तो इन दोनों से हुई है, ठीक है, हैबिटियस और हैबिर, दोनों से यहाँ पर हैबिट शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, चिड़चिड़े एवं सामाजिक उत्तरदायित्व से दूर रहने वाले स्वभाव के बालक होते हैं? कैसे होते हैं? जो चिड़चिड़े होते हैं और सामाजिक उत्तरदायित्व से दूर रहने वाले होते हैं, वो इनमें से किस श्रेणी में आएंगे? तो यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा एस्थेनिक, ठीक है, एस्थेनिक। आगे बात करेंगे, चौथा प्रश्न है, समाज के सदस्यों के मध्य होने वाली सामाजिक अंतःक्रिया को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया गया है? तो मेरे ख्याल से तो आपका रिपीट हो गया है, ऑप्शन नंबर ए 5 हमने पहले जाना था, वही सेम है। जीवन में शांति हेतु क्या उपाय आप अपना सकते हैं? ये फिर क्यों सेम हो रहा है यहाँ पर? अभी देखते हैं इसको, ये क्या है। ये 2 बार कॉपी हो गए हैं। यहाँ पर आप देखिए, स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व होते हैं? यहाँ ध्यान दीजिए, स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व होते हैं? 5, 2, 7 या 10? तो यहाँ पर 7 तत्व होते हैं स्वभाव निर्धारण के। ये नहीं पूछेगा कौन कौन से। तो फिलिप रोचेन ने 5 साल के बालकों में आत्म जागरूकता के कितने स्तर बताए हैं? बिल्कुल, यहाँ पर इसके भी 5 ही स्तर बताए गए हैं। आत्म जागरूकता का प्रकार है इनमें से कौन सा? तो इनमें से वैयक्तिक और सामान्य, ये दोनों ही आत्म जागरूकता के प्रकार है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? तो जल्दी से आंसर करिए। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स की पुस्तक है, आपको बता चुकी हूँ मैं इसके बारे में। आगे बात करते हैं, आदत के 7 प्रकार किसने बताए? आदत के 7 प्रकार किसने बताए इनमें से? तो वैलेंटाइन ने बताए, ठीक, किसने? वैलेंटाइन ने क्या बताया? आदत के 7 प्रकार बताए। आदत विशिष्ट परिस्थितियों में स्वचालित अनुक्रिया है, यह कथन किसका है? ये आपका प्रीवियस पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि आदत विशिष्ट परिस्थितियों में स्वचालित अनुक्रिया है, ये किसने कहा? तो यहाँ पर आपका जेम्स डेवर बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ 12वां प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ आत्म जागरूकता के सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखी है? क्या है?
आत्म जागरूकता के सिद्धांत, ये पुस्तक किसने लिखी है? अब बताइए 12वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर सी, ड्यूवल और विकलैंड, बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों इसको एक दो बार फिर से सुनिएगा ताकि आपको बिल्कुल ये एग्जाम हॉल तक याद रहे चीज़ें और आप सही ऑप्शन चूज करें वहाँ पर। और इसी के साथ दोस्तों हम शाम को भी एक मैराथन क्लास ले लेंगे आपके कोई से भी 50 नंबर वाले सब्जेक्ट की, ठीक है, जिसमें हम सारे एमसीक्यू कवर कर लेंगे। तो जितने ज़्यादा एमसीक्यू आप देखेंगे उतना अच्छा है, कोई ना कोई इनमें से डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। संबंधों की अंतः वैयक्तिक समझ, ये आपका 3rd चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ से। पहला प्रश्न है, आक्रामकता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो बताइए किस शब्द से बना है? एग्रेसिव, बताया था आपको, एग्रेसिव शब्द से बना है आक्रामकता, ठीक है, बहुत सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं, चरित्र आदतों का पुंज है, ये परिभाषा किसने दी थी? मैंने आपको बताया था बहुत छोटी सी प्यारी सी परिभाषा है, लेकिन किसने दी थी? सैमुअल ने, ठीक है, सैमुअल स्माइल्स ने ये पुस्तक दी थी। क्या चरित्र आदतों का क्या है? पुंज है, सैमुअल ने पुस्तक लिखी थी। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, चरित्र विकास के कितने स्तर होते हैं? ठीक है, चरित्र विकास के लिए तो मूल, प्रवृत्त्यात्मक और पुरस्कार एवं दंड, सामाजिकता, ये सभी है। तो यहाँ इसी के साथ आपका इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मोरल किस शब्द से बना है? मोरल शब्द किस शब्द से बना है? तो ये क्या होगा इसका सही जवाब? मोरेस, ठीक है, मोरेस, मोरेस शब्द से बना है। प्रोफेसर जॉनसन ने सामाजिकरण के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? प्रोफेसर जॉनसन ने सामाजिकरण के 4 स्तरों का उल्लेख किया है। सामाजिकरण समाज के नियमों के अनुसार सीख की प्रक्रिया है, ये किसने कहा? सामाजिकरण समाज के नियमों के अनुसार सीख की प्रक्रिया है, तो ये किसने कहा दोस्तों? न्यूमेयर ने, ठीक है, न्यूमेयर ने कहा। जितने भी नए प्रश्न आपको मिल रहे हैं इन सभी को आप या तो कहीं नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट इनका लेते हुए चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक व्यवहार के प्रतिरूप है, नैतिक व्यवहार के प्रतिरूप है, इनमें से क्या? नैतिक व्यवहार का विकास या नैतिक प्रत्ययों का विकास? तो ये दोनों है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नैतिक व्यवहार के प्रतिरूप क्या है? व्यवहार का विकास और प्रत्ययों का विकास। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण का प्रमुख अभिकरण है, सामाजिकरण का प्रमुख अभिकरण इनमें से क्या है? तो दोस्तों परिवार भी होता है, पड़ोस भी होता है और समुदाय भी होता है, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 9 क्वेश्चन आपके सामने है। 9th, सामाजिकरण की विशेषता क्या है? अधिगम की प्रक्रिया या स्वयं का विकास या फिर दोनों? तो ये दोनों होते हैं, ठीक है, दोनों, अधिगम की प्रक्रिया भी होती है और स्वयं का विकास भी होता है। 10th क्वेश्चन आपके सामने, चरित्र विकास का स्तर है कैसा? मूल, प्रवृत्त्यात्मक, नैतिक व्यवहार, नैतिक प्रत्यय या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा सही जवाब इसका? बहुत बढ़िया, मूल प्रवृत्त्यात्मक, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नैतिक विकास का स्तर क्या है? मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। क्या होगा सही जवाब? गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्वारा या नैतिकता का पाठ पढ़ाने से या सद्गुणों के विकास से उच्च कोटि की प्रार्थना कराकर। तो दोस्तों वैसे तो लगभग सभी देखने में ठीक लग रहे हैं, लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है। तो कैसे कर सकते हैं हम, कैसे सुयोग्य नागरिक उसको बना सकते हैं? क्या होगा यहाँ पर इसका सही जवाब? सुयोग्य हम उसको सद्गुणों का विकास करके उसके अंतर्गत तब हम उसको सुयोग्य नागरिक बना सकते हैं। आगे प्रश्न है, मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रारंभ किसके द्वारा 1913 में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में किया गया था? 12वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 12वें प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जेबी वॉटसन, ठीक है। किसने किया था? जेबी वॉटसन ने व्यवहारवाद का प्रारंभ, ठीक है। व्यवहारवाद के जनक किसको माना जाता है? बताइए जल्दी से। व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है, नाम लिया और तुरंत आपके सामने क्वेश्चन भी आ गया, ठीक है। यही मैंने आपसे भी पूछा था, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। व्यवहारवाद के जनक या प्रवर्तक माना जाता है जेबी वॉटसन या जॉन ब्रॉड्स वॉटसन को। इसी के साथ 14 क्वेश्चन है, अगर हम
विश्व को वास्तविक शांति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं तो हमें शुरुआत बच्चों से करनी होगी। ये किसने कहा था? ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा किसकी है कि बच्चों से शुरुआत करनी होगी? तो गांधी जी ने ऐसी बात कही थी कि अगर हम विश्व को वास्तविक शांति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं तो हमें बच्चों से शुरुआत करनी है। महात्मा गांधी जी ने कहा था। समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है। यह परिभाषा किसकी है? समस्त शिक्षा शांति के लिए है। किसने कहा था? तो ये मारिया मॉन्टेसरी ने कहा था, या महात्मा गांधी ने, या टैगोर ने, या विवेकानंद ने? दोस्तों इसका सही जवाब होगा मारिया मॉन्टेसरी। समस्त शिक्षा शांति के लिए है, यह परिभाषा मारिया मॉन्टेसरी की है। अगला प्रश्न है व्यवहारवाद का सिद्धांत है। इनमें से व्यवहारवाद का सिद्धांत कौन सा है? जल्दी से आंसर करिए बहुत तेज़ी के साथ। जब मैंने सिद्धांत पढ़ाए थे आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने ये क्लियर किया था। तो अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल, तो स्मृति प्रतिमाएं, उद्दीपक, अनुक्रिया, ये सभी उसके सिद्धांतों में शामिल होते थे व्यवहारवाद के। तो यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। आगे पूछा गया है क्लासिकल व्यवहारवाद का सूत्र है। क्लासिकल जो थ्योरी थी उसका क्या सूत्र होगा? तो पहले उसमें क्या था? स्टिमुलस होता था, फिर उसके बाद रेस्पॉन्स यानी एसआर थ्योरी जो बोलते हैं। तो बिल्कुल यही इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 18 है कार्यक्रमित सीखना यानी प्रोग्राम्ड लर्निंग विधि किसने प्रतिपादित की थी? ठीक है, प्रोग्राम्ड लर्निंग विधि किसने प्रतिपादित की थी? ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों ये वॉटसन ने भी की थी और थॉर्नडाइक ने भी की थी। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए। आप देखते हैं आप क्या सही इसका जवाब देंगे। बिल्कुल फटाफट से तेज़ी के साथ आपके आंसर आना चाहिए। यहाँ इसका सही जवाब होगा स्किनर। ठीक है, प्रोग्राम्ड लर्निंग के लिए स्किनर ने अपनी थ्योरी में बताया था प्रोग्राम लर्निंग के लिए। ठीक है, स्किनर ने अपना जो प्रयोग था वो किस पर किया था? जल्दी से आंसर करिए साथ साथ ये भी। व्यवहारवाद की रीढ़ और मनोविज्ञान का मूल आधार किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? अनुक्रियाओं के अध्ययन को। ठीक है, क्योंकि व्यवहार का अध्ययन यानी अनुक्रियाओं का अध्ययन करना होता है व्यवहारवाद में। तो अगला प्रश्न है वॉटसन ने व्यवहारवाद के लिए किसको महत्वपूर्ण माना है? वॉटसन की बात की जा रही है। वॉटसन ने किसको माना है महत्वपूर्ण? तो उसने माना है उद्दीपन और अनुक्रिया दोनों को ही। ठीक है, उद्दीपन और अनुक्रिया दोनों को ही महत्वपूर्ण माना है। अगला प्रश्न यहाँ से आपका शुरू होता है जिसका नाम है हिंसा कारण एवं निवारण। ठीक है, अध्याय नंबर 4। पहला प्रश्न है हिंसा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? हिंसा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए हिंस धातु से बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है अंग्रेजी के कास्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? कास्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो पुर्तगाली भाषा के शब्द से हुई है। इसमें ज़्यादातर ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है निर्धनता का तात्पर्य संपत्ति तथा सामग्रियों के अर्थ में अपेक्षित निम्न जीवन स्तर से है। यह किसका कथन है कि निर्धनता का तात्पर्य क्या है? संपत्ति तथा सामग्रियों के अर्थ में अपेक्षाकृत निम्न जीवन स्तर से संबंध है। ये किसका कथन है ये आपको बताना है। तो रेबर एवं रेबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मीडिया के कितने प्रकार होते हैं? मुद्रित सामग्री, इलेक्ट्रिक मीडिया या दोनों? ये दोनों ही होते हैं। तो बिल्कुल सही आपने कहा, ये दोनों ही मीडिया के प्रकार होते हैं। मुद्रित सामग्री भी जैसे न्यूज़पेपर, आपका पत्र पत्रिकाएं हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या आएगा? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका टेलीविज़न और मोबाइल, इंटरनेट, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपका हो जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विवादों का शांतिपूर्वक हल किया जा सकता है समझौते द्वारा, न्यायालय द्वारा, बातचीत द्वारा या इन सभी के द्वारा? तो दोस्तों इन सभी के द्वारा है ना। विवादों का शांतिपूर्वक हल इन सभी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है जाति एक बंद परिस्थिति समूह है। ये किसने कहा? जाति एक बंद परिस्थिति समूह है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था मैक्स वेबर ने। किसने? मैक्स वेबर ने। लिंग कितने प्रकार के होते हैं बताइए? लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में या संस्कृत में बताएंगे?
यहाँ आपके संस्कृत के अनुसार आपको बताने हैं। तो यहाँ कितने हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। इसके बाद बात करते हैं जाति एक बंद वर्ग है, यह किसने कहा था? तो ये अभी आया प्रश्न, किसने कहा था? मैक्स। अंतर है दोस्तों क्वेश्चन में, क्या अंतर है देखिए, पकड़िए यहाँ पर। जाति एक बंद वर्ग है और ऊपर क्या पूछा था? जाति एक बंद परिस्थिति समूह है। तो दोनों में अंतर है प्रश्न में, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 8वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मजूमदार एवं मदान, ठीक है। इसी के साथ आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, दार्शनिक चिंतन, तनाव प्रबंधन एवं आंतरिक शक्ति। तो पहला प्रश्न है, जैन धर्म में हिंसा को व्यक्त किया गया। जैन धर्म में हिंसा को व्यक्त किया गया है किससे? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कषाय, अत्याचार, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। जैन धर्म में अहिंसा को व्यक्त किया गया है इन दोनों से ही। और भारतीय दर्शन में कितने पुरुषार्थ माने जाते हैं? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये यहाँ अच्छा क्वेश्चन है। तो भारतीय दर्शन में कितने पुरुषार्थ माने गए हैं? तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 पुरुषार्थ। कौन कौन से 4 पुरुषार्थ है अगर इसकी मैं बात करूँ? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4, ठीक है। आगे चलते हैं, नीति मीमांसा के प्रमुख सिद्धांत है। नीति मीमांसा के प्रमुख सिद्धांत इनमें से कौन से है? तो सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह या डी ये सभी? तो ये सभी है, ठीक है, ये सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, कर्म योग एवं ध्यान योग की वैज्ञानिक रूप में व्याख्या की है किसने? कर्म और ध्यान योग की वैज्ञानिक रूप में व्याख्या किसने की है? तो इसका आपका सही जवाब होगा श्री अरविंद घोष ने। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर, और सन कौन सा था? 2 अक्टूबर 1869 में, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 में। आगे बात करते हैं, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो जल्दी से आंसर करिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे प्राचीनतम वेद होता है ऋग्वेद। जैन धर्म के प्रवर्तक एवं आदि तीर्थकर है, इनमें से क्या कौन? बताइए जल्दी से। श्री ऋषभदेव, ठीक है, श्री ऋषभदेव जैन धर्म के प्रवर्तक है। आगे बात करते हैं, विश्व भारती की स्थापना की किसने? विश्व भारती की स्थापना पेपर में पूछा गया प्रश्न है, विश्व भारती की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने वकालत की परीक्षा कहाँ से पास की है? गांधी जी ने वकालत की परीक्षा इंग्लैंड से, इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए गांधी जी वकालत के लिए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम? तो करमचंद गांधी। जब हमने इनकी जीवनी के बारे में जाना था तब ये सभी चीज़ें देखी थी। महात्मा गांधी जी की माता का नाम बताइए, इनमें से क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है। 11वें प्रश्न का सही जवाब होगा पुतलीबाई। आगे बात करते हैं, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में। गुजरात में भी अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ बताएंगे? पोरबंदर में। 13वां प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेद है, ठीक है। अभी ऊपर हमने देखा था उनमें से सबसे पुराना वेद भी अभी हमने डिस्कस किया, तो वे 4 वेद होते हैं। आगे बात करें, 14वां प्रश्न है, अंतरंग साधन है, इनमें से कौन सा? मैंने आपको बताया था कि जो अष्टांग योग की मुद्राएं हैं उनमें से 3 अंतरंग है और बाकी बची 5 की क्या है? बहिरंग होती है। तो इसमें से क्या होगा? धारणा, ध्यान, समाधि, तीनों ही अंतरंग साधन होते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मनोवैज्ञानिक तनाव के प्रकार कौन कौन से होते हैं? ठीक है, मनोवैज्ञानिक तनाव के प्रकार ये दोनों ही होते हैं, अहम रहित और अहम निहित दोनों ही होते हैं। तनाव कम करने की अप्रत्यक्ष विधि लिखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अप्रत्यक्ष विधियाँ हमने पढ़ी थी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियाँ कौन कौन सी थी? तो उनमें से अप्रत्यक्ष पूछी है, तो अप्रत्यक्ष विधि कौन सी है? इसमें पृथक्करण है, ठीक है, पृथकीकरण है। आगे बात करते हैं, तनाव के प्रकार होते हैं कौन कौन से? तो तनाव के प्रकार कौन कौन से होते हैं? जैविक तनाव, मनोवैज्ञानिक तनाव और सामाजिक तनाव, ये सभी। अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। तो 8 अंग होते हैं। गेट्स एवं अन्य ने तनाव कम करने की विधियों को कितने भागों में विभाजित किया है? गेट्स की अगर बात करें तो इन्होंने किया है 2 भागों में विभाजित, ठीक है। प्रतिगमन यानी रिग्रेशन का अर्थ क्या होता है? प्रतिगमन का अर्थ होता है पूर्व व्यवहार को अपनाना,
ठीक है, पूर्व व्यवहार को अपनाना ही इसका प्रतिगमन का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है आशावादिता, ऑप्टिमिज्म एक घटक है किसका? ऑप्टिमिज्म एक घटक है सकारात्मक सोच का। ठीक है, सकारात्मक सोच का एक घटक है आशावादिता। अष्टांग योग के प्रतिपादक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा भी जा चुका है पहले। ठीक है, अष्टांग योग के प्रवर्तक कौन है? तो महर्षि पतंजलि, बिल्कुल सही। अष्टाध्यायी पर भाष्य ग्रंथ किसने लिखा? अष्टाध्यायी पर भाष्य ग्रंथ किसने लिखा? तो ये पतंजलि ने ही लिखा था। ठीक है, इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। योग दर्शन के प्रणेता कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार रिपीट हो चुका है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। योग दर्शन के प्रणेता कौन है? तो ये भी, इसका भी सही जवाब हो जाएगा महर्षि पतंजलि। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है बताइए? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये अष्टांगिक योग मैंने आपको बताया था 8 के नाम आपको बहुत बढ़िया तरीके से रटे हुए होने चाहिए। तो इनमें से प्राणायाम भी आता है, आसन भी आता है, ध्यान भी आता है, लेकिन विधि विधान नहीं आता। तो यही इसका क्या नहीं है, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला चैप्टर शुरू होता है आपका चैप्टर नंबर 6 भारत में धार्मिक सहिष्णुता एवं मानवाधिकार। पहला प्रश्न है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका क्या होगा सही जवाब? 10 दिसंबर, बिल्कुल सही जवाब, 10 दिसंबर बिल्कुल सही है। राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी कब? राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1920 में। कब? सन 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना पूछी है, संयुक्त मत लगा देना इसके साथ। ठीक है, वो अलग है, ये आ गया यहाँ पर। देखिए तीसरा प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ, ये अलग है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ये आपसे पूछा भी जा चुका है पेपर में। तो तीसरे प्रश्न का आंसर करिए। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को और राष्ट्र संघ की 1920 में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 10 दिसंबर 1948 को जारी मानवाधिकार घोषणा पत्र में अधिकारों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? ठीक है, अधिकारों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? तो 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था इसको। ठीक है, मानवाधिकार घोषणा पत्र के अधिकारों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ व्यवहार में लाई जाने वाली भाषाओं की संख्या लगभग है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पूछा गया है आपसे। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ प्रयोग में लाई जाने वाली भाषाएं 222 है। ठीक है, वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ग्लोबलाइजेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा एंथनी ने सबसे पहले प्रयोग किया था। 7वां प्रश्न है डेमोक्रेसी किस भाषा के शब्दों से मिलकर बना है? डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के शब्दों से मिलकर के बना हुआ है? तो इसका क्या जवाब होगा? इसका सही जवाब है यूनानी भाषा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 8वां प्रश्न है वर्तमान में भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? वर्तमान की बात की गई है, वर्तमान में कितनी भारत की कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है? 8वें प्रश्न का बताइए। तो 22 भाषाओं को दी गई है। ठीक है, विश्व मानवाधिकार दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही आया था क्वेश्चन, तो है ना, बिल्कुल सही है। 10 दिसंबर को पूछा गया है ये आपसे प्रीवियस पेपर में। अगला प्रश्न है लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत नहीं है, ये भी आपका प्रीवियस पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत इनमें से नहीं है। तो क्या चुनेंगे? इसका सही जवाब क्या होगा? विशेष अधिकार, समानता, बंधुत्व। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली द्वारा किस दशक को विश्व के बच्चों के लिए शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया? यह आपसे पूछा गया है पेपर में ये क्वेश्चन। तो क्या होगा इसका सही जवाब? 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। 2001 से 2010 को घोषित किया गया था किसके रूप में? अंतर्राष्ट्रीय दशक।
संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में इसको घोषित किया गया था। शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक 2001 से 2010। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा जनता के लिए होता है। यह कथन किसका है? बीटीसी 2018 में क्वेश्चन बना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये किसका कथन है? अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन, बहुत अच्छे। अगला यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है सतत विकास एवं पर्यावरण। आपको स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आज मैं खुद ही बहुत तेज़ी के साथ आपको आगे लेकर के चल रही हूँ। गाइस, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो फटाफट से सभी गाइस लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। सतत विकास एवं पर्यावरण चैप्टर का नाम है, जिसमें पहला प्रश्न है 2002 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बताइए। 2002 में पूछा गया है, विश्व सतत विकास सम्मेलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बिल्कुल, इसका क्या होगा? जोहान्सबर्ग, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। स्टॉकहोम सम्मेलन में मानव पर्यावरण की रक्षा के लिए कितने सिद्धांत बनाए गए थे? तो इसका क्या होगा? सेकंड का आंसर करिए अब जल्दी से। सेकंड का हो जाएगा 26 सिद्धांत इसमें शामिल किए गए थे स्टॉकहोम सम्मेलन में मानव पर्यावरण की रक्षा के लिए। सतत विकास के आयाम हैं आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम या पर्यावरणीय आयाम। तो इसका मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये सभी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को कब स्वीकार किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 11 दिसंबर 1997। 11 दिसंबर 1997। ठीक है, बिल्कुल। जो भी नए MCQ है इनको आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा, ताकि आपको अगर पेपर में ऐसा दिखे तो आप इसका सही आंसर कर पाए। जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया, कहाँ किया गया था? या कौन सा सम्मेलन है वो जो जलवायु परिवर्तन पर आधारित है? ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल या रियो शिखर सम्मेलन या बाली सम्मेलन, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाली सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण विकास पर विश्व आयोग की स्थापना की गई। पर्यावरण विकास पर विश्व आयोग की स्थापना की गई किस सन में? तो यहाँ हो जाएगा आपका 1983 में। मृदा अपरदन के अनेक कारण होता है। मृदा अपरदन कहते हैं मिट्टी की कटाई को, तो उसके पीछे क्या क्या कारण है? तो अत्यधिक चराई के कारण भी मृदा का अपरदन होता है, वनों की कटाई और कृषि के गलत तरीके, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में अवक्रमण के कारण है क्या? प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, शहरीकरण या दोनों? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? दोनों ही है। ठीक है, ये दोनों ही इसके सही हो जाएंगे। रियो पृथ्वी सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन था? भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? यहाँ से आपको बताना है, रियो पृथ्वी सम्मेलन में। तो 9th क्वेश्चन का सही जवाब होगा PV नरसिम्हन राव। ठीक है, PV नरसिम्हा राव। आगे बात करते हैं, रियो सम्मेलन में कितने देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ पर हो जाएगा 162 देशों ने। कितने? 162 देशों ने। UNFCCC का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका तीसरा सम्मेलन हुआ था दोस्तों जापान में। कहाँ? जापान में। वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज नामक पुस्तक किसने लिखी? वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी जिमरमैन ने। ठीक है, जिमरमैन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमने सारे के सारे MCQ कंप्लीट कर लिए हैं बहुत ही तेज़ी के साथ। आज लगातार बोला है मैंने। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे लगभग 100 क्वेश्चन हैं आपके, तो हमने सारे कवर कर लिए हैं गाइस। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी और शाम को आपकी दूसरी मैराथन क्लास ले लेंगे किसी भी सब्जेक्ट की, जिसमें सारे MCQ कवर हो जाएंगे। और बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना होने पाए। और अगर क्लास पसंद आई है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।